एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। सडनली जितना आपका फॉरेन फंड्स का इनफ्लो मार्केट में एकदम से वो तेज हो गया है और आई थिंक आने वाले दिनों में मेरा ख्याल काफी कैपिटल इनफ्लो होगा हर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में खासतौर से। तो ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो सरकार ने समझा और स्पेंड के लिए इस बजट में पूरा जोर दिया। तो मेरे विचार से तो डेफिसिट इसके सामने कोई मायने नहीं रखता है। मिस्टर गीतांबर आनंद फिक्की से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये बजट खत्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है, क्या वजह है? व्हाट डू यू थिंक? बजट में ऐसा मैडम ने क्या बोला हमारी एफएम ने कि बजट मार्केट इतना तेजी से रिएक्ट कर रहा है? देखिए, इन्होंने एक तो जो इंश्योरेंस सेक्टर को खोलने की बात की है जी, एफडीआई की बहुत उम्मीद है और बॉन्ड मार्केट बॉन्ड्स रेज करने के लिए इन्होंने अलाउ किया है और उससे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी आएगी। तीसरा, इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेटअप 5 लाख करोड़ का सेटअप करने के लिए 20,000 करोड़ कैपिटलाइज करेंगे उसमें जी 5 लाख करोड़ का एक लॉन्ग टर्म डेट एनेबल करने के लिए ये सेटअप जो किया है। तो ये सारी चीजें जो है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हेल्थ केयर में इतना स्पेंड है। सो आई थिंक सडनली जितना आपका फॉरेन फंड्स का इनफ्लो मार्केट में एकदम से वो तेज हो गया है और आई थिंक आने वाले दिनों में मेरा ख्याल काफी कैपिटल इनफ्लो होगा हर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में खासतौर से। जी जी सर, ओवरऑल देखा जाए तो जो सैलरीड मिडिल क्लास जो एफएम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, छूट मिलेगी, वैसा कुछ हमको देखने को नजर नहीं आया। काफी निराश है मिडिल क्लास सैलरीड लोग। देखिए, एक्चुअली जो जितने 2019 के बजट में और कोविड के दौरान सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया था, चाहे बजट थी या नहीं थी, लेकिन 3-4 बार जो अनाउंसमेंट्स हुई थी वो 20 लाख करोड़ की। तो अभी जो माहौल है, जो हम कोरोना दौर से बाहर निकल रहे हैं, जो इतनी लिमिटेशंस हैं सरकार के पास इनफ्लो ऑफ मनी की जी, तो मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से जो इन्होंने टैक्स छेड़े नहीं बिल्कुल भी, कहीं भी ना कोई नया टैक्स, कोविड सेस लगाने की बात हम ये अफवाहें सुन रहे थे मार्केट में, ये भी नहीं आया। तो आई थिंक इस वक्त सबको ये बात समझनी चाहिए कि जो आज का समय है पूरे विश्व को देखते हुए, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, कोई टैक्स स्लैब छेड़ा नहीं गया। इनफैक्ट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इवन मिडिल क्लास के लिए, जो पिछले 6 साल के जो केसेस खोल दिए जाते थे इनकम टैक्स के, उन्होंने उसको काट के 3 साल कर दिया अगर आपकी जो रिकवरी 50 लाख रुपए से कम। तो ये जब चीजों को गौर से देखा जाए तो मेरा ख्याल काफी पॉजिटिव स्टेप्स हैं ये जो अभी आए गए हैं इस बजट। इस साल हमने देखा कि मैडम एफएम ने काफी स्ट्रेस दिया इन्वेस्टमेंट्स पे, काफी वो खर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर अलाइड सेक्टर पे, बीट रेलवे पे हो या पोर्ट पे हो या रोड्स पे हो। तो सर, इतना ज्यादा फिजिकल स्पेंडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसका एक सीधा असर हमको देखने को मिल रहा है। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9% के ऊपर प्रोजेक्टेड है। तो सर, ऐसा नहीं लगता कि यदि 9% के ऊपर यदि हमारा फिजिकल डेफिसिट जाता है तो जो इंटरनेशनल ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, तो वो लोग हमारे सोवरेन रेटिंग को रीरेट कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, मैं यूं कहूंगा, क्योंकि आज जो माहौल पूरे ग्लोबली जो माहौल है, सब ये बात समझते हैं सिर्फ आपकी इकोनॉमी इतना डेफिसिट नहीं दिखा रही है तो हमारी बजट थी इसलिए आज हमने देख लिया। लेकिन जो यूके का कोई भी बजट आएगा, आप देखिए यूनाइटेड किंगडम का, वहां पे भी जो हम सुन रहे हैं सब एक रिसेशन के दौर से गुजर रहे हैं और रिसेशन के दौर से निकलने के लिए स्पेंडिंग इज द ओनली वे आउट। करेक्ट। और अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर अगर डेफिसिट मेंटेन करेंगे तो स्पेंड नहीं करेंगे तो आप इससे निकलेंगे, इस कुएं से निकलेंगे कैसे? ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। बिकॉज उन्होंने और पैसे आने के और रास्ते खोल दिए गए हैं। क्योंकि अगर 11% जीडीपी की हम बात कर रहे हैं 2021-22 में या 22-23 में सॉरी बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से मेरे विचार में ये इतनी घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, we should not be bothered उसके बारे में हमको, because spending of course is a necessity ऐसे समय में नौकरियां बनाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग को ट्रिगर करने के लिए और इकोनॉमी को ट्रिगर करने के लिए अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी और वहां पे इन्फ्लो हुआ नहीं है 1 साल के लिए, वो तो हमारे देश में अभी भी ये भगवान की कृपा है और ये हमारी सरकार की जो हिम्मत है कि आज कोरोना ना के बराबर हो गया है। वो जो कोरोना का डर था, जो भय था, वैक्सीन भी आ गई है, केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो ये अब एक नया हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए
कि दुनिया को, विश्व को दिखाएं कि देखिए सरकार भी खर्चा कर रही है और हम लोग भी बिल्कुल, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी यंग है, परसेंटेज ऑफ यूथ इन आवर पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो सरकार ने समझा और स्पेंड के लिए इस बजट में पूरा जोर दिया। तो मेरे विचार से तो डेफिसिट इसके सामने कोई मायने नहीं रखता है इतना ज्यादा। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो बजट है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी स्पेंडिंग हो रहा है और इसमें आप जिससे जुड़ित हैं, हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस बजट में क्या है? तो जो 2019 में वित्त मंत्री जी ने एक अफोर्डेबल हाउसिंग में बेनिफिट दिया था बायर को कि आप अपने इंटरेस्ट में 1.5 लाख रुपए और क्लेम कर सकते हैं, जो आप हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट देते हैं उसमें 1.5 लाख रुपए 2019 में उन्होंने कहा भाई 1 साल के लिए आप वो इंटरेस्ट और क्लेम कर सकते हैं। उस इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, उस क्लेम को बढ़ा दिया गया 1 साल। तो वो 1.5 लाख की जो एग्जेम्पशन है वो अभी मेरे बायर के पास है। हम लोग के पास जो अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं, हमको ATIB में मैट लगता है, उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एक चीज जो उन्होंने बजट में कही नहीं, लेकिन वो प्रिंट में हम पढ़ रहे थे, लैंड की मोनेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की और PSBs की, इतनी लैंड जो प्राइम एरियाज में लैंड है उसकी मोनेटाइजेशन की बात की गई जी। मुझे लगता है PPP में अब आपको जो सरकार का जोर है अफोर्डेबल हाउसिंग पे और रेंटल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर शहरों के बीच में, जैसे बड़े बड़े आपके मेट्रोज हैं, हाँ ये जमीन रेंटल हाउसिंग के लिए बहुत काम आएगी जब मोनेटाइज की जाएगी। तो उसके लिए फंडिंग जो आएगी मोनेटाइज करने के लिए, मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ 1-2 अनाउंसमेंट्स और होनी चाहिए FDI रियल एस्टेट को लेके, क्योंकि वो जमीन मोनेटाइज करने के लिए जो पैसा चाहिए वो FDI से आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो अगर इन दोनों चीज को सरकार प्लग कर दे, पैसा भी आ गया, जमीन मोनेटाइज करने की आपने बात की, तो सरकार के पास खुला पैसा आ जाएगा और इन मेट्रोज में रेंटल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, अफोर्डेबल हाउसिंग इन जमीनों पे की जा सकती है। उसको क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सकता है विद MIG एंड HID हाउसिंग। सर, तो इसमें जो मॉडल होगा ज्यादातर यही होगा कि पब्लिक सेक्टर का लैंड रहेगा, प्राइवेट सेक्टर आप जैसे बिल्डर डेवलपर उसको डेवलप करेंगे, जिसमें इट वुड बी लाइक गवर्नमेंट विल आल्सो बी ए पार्टनर, गवर्नमेंट का भी उसमें भागीदारी रहेगी और इसको रेंटल हाउसिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये एक तरह से बड़ा कदम है सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसका सिस्टम मेथड क्या रहेगा उसको मोनेटाइज करने का अभी शायद हमको बताया जाएगा, लेकिन बात की गई है कि PSUs की जो भी जमीनें हैं उनको मोनेटाइज करने की बात की गई। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कंट्री का, इस देश का। वो भी उन लोगों के लिए जो अपना नाम भी काफी सारे, बहुत से उनमें नाम भी अपना साइन नहीं कर सकते, अनएजुकेटेड है लेकिन सेमी स्किल्ड और स्किल्ड भी हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। सर, तो इससे अभी एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो ओवरऑल बजट में आपको लगता है कि कौन से वो सेक्टर हैं जिसमें इस बजट के बाद ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा, ज्यादा रोजगार जनरेट होगा? तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी रोजगार जनरेट होने की संभावना है जी। रियल एस्टेट में भी, जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर के बाद हम लोग सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, ये सच है। एक जो चीज इस सेक्टर को चाहिए वो है लिक्विडिटी जी। किसी कारणवश बैंक इस वक्त लोन देने में इतने कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हमारे सेक्टर को नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को भी यही प्रॉब्लम है। अगर बैंक्स को प्रोत्साहन दिया जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप अग्रेसिवली लेंड कीजिए ताकि लिक्विडिटी आए, व्यापारियों के अंदर हौसला आए और एक्सपैंड करने में या किक स्टार्ट करने में अपने बिजनेस को, तो रियल एस्टेट में आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि किसी तरह से अगर हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को एक कंफर्ट दिया जाए कि हाँ आप इन सेक्टर्स को, क्योंकि देखिए इतना अपहीवल हुआ है हमारे सेक्टर में और सारे सेक्टर्स में, और कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हिल गए, लेकिन देखा गया कि ये सेक्टर अब सब मकान खरीदना सबका एक एम्बिशन हो गया है, एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इस वक्त किसी को लूज नहीं करनी चाहिए, और मकान बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक एनकरेजमेंट प्लस लिक्विडिटी देने का कोई पॉजिटिव स्टेप बैंकों की तरफ से आना। इस बजट को आप 1 से 10 के स्केल में, 10 बीइंग द हाईएस्ट वन, कितना रेटिंग देंगे? देखिए मैं इसको आराम से 8 की रेटिंग दूंगा।
क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, इसमें कोई एज सच नई टैक्सेशन में छेड़छाड़ नहीं की गई, स्पेंडिंग की बात की गई है। हो सकता है कि आज बहुत लोगों को लगे कि ये जो हम चाह रहे थे इसमें नहीं मिला, लेकिन 1 साल बाद दिखेगा कि भाई क्योंकि ऐसी बजट आई थी, क्योंकि इसमें स्पेंडिंग आई थी, क्योंकि फॉरेन फंड्स को यहाँ अलाउ किया गया है, इनकरेज किया गया आने के लिए, 1 साल बाद सब देखेंगे कि हाँ फर्क महसूस कर रहे हैं। एक रोजगार में एक इम्प्रूवमेंट है, व्यापारियों को इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने बिजनेसेस में, तो इसलिए मैं इसको इतने अंक देना चाहूँगा। सर, जो आपने 2 अंक काट लिए वो किस लिए काटे? तो आपने जो ऐसा आपको क्या चाहिए था जो बजट में नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कोई भी चीज 10 on 10 नहीं दी जा सकती, तो 100% कोई बहुत ही कठिन होता है। जैसे आपने अपने खुद मुझसे प्रश्न पूछा था कि मिडिल क्लास जो है वो जो उम्मीदें कर रही थी उनको नहीं मिली, तो शायद वो 2 अंक या कुछ जो परसेंटेज है वो ऐसे और भी लोग हैं, हमारे सेक्टर में भी लोग हैं जो चाह रहे थे कि कस्टमर्स को कुछ और इंसेंटिव दिए जाए मकान खरीदने के लिए। लेकिन आज शायद क्योंकि इतने फाइनेंशियल फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो करना भी चाहे तब भी करना कठिन होता। इसलिए आई थिंक 8 का नंबर बहुत, आपका जो आंकड़ा है बिल्कुल सही बैठा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे जुड़े रहेंगे और बात करते रहेंगे रियल एस्टेट के बारे में। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।